मैंने ऐसा ही किया। कमांडो खालिद प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर उतरकर लाइनों लाइन चला जा रहा था। लगता था कि वो झांसी स्टेशन के हदूद अरबा से पूरी तरह वाकिफ़ है। मुझे अपने दूसरे मुजाहिद साथियों जो साधुओं के वेश में थे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। शायद वो स्टेशन से निकल गए थे। रेलवे लाइन जब स्टेशन की हदूद से ज़रा दूर निकलकर खेतों के दरमियान आ गई तो कमांडो खालिद रेल की पटरी से नीचे उतर गया। मैं इसके पीछे था। वो रुक गया और दाएं बाएं जिधर एक सड़क नज़र आ रही थी इस तरफ देखने लगा। मैं इसके करीब चला गया। कहने लगा, देवगढ़ हम रेलगाड़ी से नहीं जाएंगे, देवगढ़ को ब्रांच लाइन जाती है। कमांडो खालिद मुझे लेकर खेतों में चल पड़ा। कहने लगा, हम देवगढ़ तक लारी में सफ़र करेंगे। मैंने कहा, हमारे साथी मुजाहिद कहाँ हैं? इसने बड़े पुरतमाल लहजे में कहा, हम अगरचे इन्हें नहीं देख रहे मगर वो हमें देख रहे हैं। जिस तरफ हम जाएंगे वो भी इसी तरफ जाएंगे। झांसी काफ़ी बड़ा और फैला हुआ शहर था। शहर के आसपास बहुत आबादी थी, कारखाने थी जिनकी चिमनियाँ दूर से नज़र आ रही थी। एक टीले पर किला भी था। ज़मीन हमवार भी थी और ऊंची नीची भी थी। खेतों में कोई छोटी फसल उगी हुई थी। इधर उधर लोग चल रहे थे। सड़क पर भी काफ़ी ट्रैफिक थी। मैं कमांडो खालिद से 6 कदम के फासले पर चल रहा था। जिस तरफ वो जाता था मैं भी इसी तरफ चल पड़ता था। झांसी रेलवे स्टेशन बहुत पीछे रह गया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि अभी तक मैं इंसानी शक्ल में ही था। मुझ पर सांप की शक्ल ने हमला नहीं किया था, ना ही किसी वक्त मुझे इस दौरान कोई चक्कर ही आया था। एक जगह बहुत सी लारियां खड़ी थी। मुसाफिरीन पर चढ़ उतर रहे थे। कमांडो खालिद लारी अड्डे की एक तरफ आ गया। कहने लगा, वो सामने वाली लारी देवगढ़ को जाएगी। पहले वो लारी में बैठा। इसके 2-3 मिनट बाद मैं भी दूसरी तरफ से होकर लारी में सवार हो गया। हम देवगढ़ पहुंच गए। यहाँ से हम एक बैलगाड़ी में बैठे और संबलपुर की तरफ चले गए। देवगढ़ और संबलपुर के दरमियान सनतावली के जंगल में नाग मंदिर था, जिसका सबसे बड़ा पुजारी और महानत अयाश देवगिरी था। बैलगाड़ी के सफ़र के दौरान मैंने अपने मुजाहिदों को साधुओं के भेष में एक तरफ खेतों में जाते देखा। मैंने कमांडो खालिद से कहा, वो लोग आ गए हैं। कमांडो खालिद ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। वो नहीं चाहता था कि गाड़ी बान हमारी बातें सुने। मुजाहिद साधुओं की टोली खेतों में जाते जाते एक तरफ दरख्तों में नज़रों से ओझल हो गई। सड़क पर एक कुआं था, वहाँ गाड़ी बान ने गाड़ी रोक दी। यहाँ से नाग मंदिर जंगल में 1 कोस के फासले पर था। हम गाड़ी से उतर गए। कमांडो खालिद कहने लगा, क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं? मैंने कहा, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। सामने सनतावली का जंगल है, नाग मंदिर इसी जंगल में है। हम जंगल की तरफ चलने लगे। धूप निकली हुई थी मगर अब दिन का तीसरा पहर हो गया था और धूप मांद पड़ने लगी थी। जहाँ से सनतावली के जंगल की झाड़ियाँ और दरख्त शुरू होते थे वहाँ जाकर कमांडो खालिद रुक गया। वो मुझे साथ लेकर एक जगह दरख्तों की ओट में बैठ गया। कहने लगा, यहाँ से हमें अपने मुजाहिदों को साथ लेकर चलना होगा। ये बताओ कि नाग मंदिर यहाँ से किस सिमत को है? मैंने इस जंगल को पहचान लिया है। एक तरफ जिधर छोटे छोटे जंगली झाड़ियों वाले टिब्बे थे इशारा करके कहा, इन टिब्बों के पीछे बड़े तालाब के पास है। इसने दूसरा सवाल किया, यह बदमाश पुजारी देवगिरी रात को कहाँ सोता है? मैंने इसे बताया कि वो नाग मंदिर के अंदर ही अपने शानदार कमरे में सोता है और हर रात इसकी मनपसंद देवदासी या नरीतकी इसके साथ होती है। कमांडो खालिद ने कहा, आज की रात इसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। इतने में हमारे साथी मुजाहिद भी आ गए। वो साधु बने हुए थे। आते ही वो हमारे पास दरख्तों के दरमियान बैठ गए। एक मुजाहिद ने कमांडो खालिद से कहा, कमांडर तुम ठीक हो? इसने जवाब में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, असला वगैरह सब ठीक है। मुजाहिद ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है कमांडर। कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद नाग मंदिर के पहले गेट तक हमें गाइड करेगा। बकौल करमदाद के नाग मंदिर के 2 गेट हैं। पहला गेट जो पुराना है नाग मंदिर की अगली दीवार में है। दूसरा गेट सामने की जानिब है जो नया नया तामीर हुआ है। एक और मुजाहिद ने पूछा, सर हमें क्या हुक्म है? कमांडो खालिद ने कहा, तुम में से एक मुजाहिद हमारे साथ जाएगा, बाकी लोग पुराने गेट के पास छुप कर बैठ जाएंगे। ठीक है सर। मैं इन लोगों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ा। नाग मंदिर के गिरदोनवा में पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। अंधेरा दरख्तों में उतरने लगा। दूर से हमें मंदिर की रोशनियाँ नजर आईं। मैंने कमांडो खालिद को दिखाया कि मंदिर का पुराना गेट किस तरफ है और नया गेट किस तरफ है। इसने एक मुजाहिद अपने साथ लिया और बाकी मुजाहिदों से कहा, तुम लोग पुराने गेट के करीब किसी जगह छुप जाओ, हमारे सिग्नल का इंतज़ार करना। अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मखसूस आवाज़ का सिग्नल दूंगा। इसने आपस में कोई ख़ास सिग्नल मुकर्रर कर रखे थे। मैं कमांडो खालिद और मुजाहिद मंदिर के नए गेट की तरफ चल पड़े। बाकी मुजाहिद साधुओं के भेष में मंदिर के पुराने गेट की तरफ रवाना हो गए। नए गेट के करीब ही पुजारी देवगिरी का कमरा था। ये कमरा मैंने देखा हुआ था। हमें इस तरफ जाना था। हमारा टारगेट वही था।
हमने ज़्यादा असला अपने साथ नहीं लिया था। हमारे पास सिर्फ एक साइलेंसर वाला पिस्तौल और 4 हैंड ग्रेनेड ही थे। हैंड ग्रेनेड इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए थे, वरना हमें साइलेंसर वाले पिस्तौल से ही अपने ऑपरेशन को तकमील तक पहुंचाना था। कमांडो खालिद ने मुझे बता दिया था कि हमें मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। ये हिंदुओं की इबादत की जगह है, हमें सिर्फ एक आदमी से बदला लेना है और अगर इसके बॉडीगार्ड रास्ते में हाइल हुए तो इन्हें भी ख़त्म करना है। जब नाग मंदिर का नया गेट कुछ दूर दिखाई देने लगा तो हम लोग वहीं एक जगह छुप कर बैठ गए। यहाँ हमें रात गहरी हो जाने का इंतज़ार करना था। जब पुजारी देवगिरी नाग मंदिर की पूजा पाठ से फारिग होकर अपने कमरे में आ जाता है, मंदिर की तरफ से भजन कीर्तन की आवाज़ें आ रही थी। हम खामोशी से छुप कर बैठे रहे। रात गुजरती चली गई। जब मंदिर का भजन कीर्तन ख़त्म हो गया और हर तरफ खामोशी छा गई और मंदिर के नए गेट के ऊपर जलने वाला बड़ा बिजली का बल्ब बुझा दिया गया, तो कमांडो खालिद ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और बोला, रात के 12:15 बजे का वक्त हो गया है, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने कहा, हमें 1 घंटा मज़ीद इंतज़ार कर लेना चाहिए। इस वक्त तक पुजारी देवगिरी अपने कमरे में ज़रूर पहुंच चुका होगा। हम मज़ीद 1 घंटा वहाँ बैठे रहे। जब रात का ठीक 1:15 बज गया तो मैंने कमांडो खालिद से कहा, टाइम हो गया है। इसने पिस्तौल निकाल कर कहा, चेक एमुनेशन। मैं और मुजाहिद दोनों ने अपने अपने पिस्तौल निकाल कर चेक किए। मुजाहिद के पास 4 हैंड ग्रेनेड भी थे। कमांडो खालिद ने इसे हुक्म दिया, मेरे हुक्म पर ग्रेनेड फेंकना, मेरे हुक्म के बगैर मत फेंकना। इसने कहा, यस कमांडर। कमांडो खालिद मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ, करमदाद, तुम हमें पुजारी के कमरे तक गाइड करोगे। फिर उसने अपने मुजाहिद को हुक्म दिया, तुम 10 कदमों के फासले पर हमारे पीछे रहोगे, मेरे इशारे पर आगे आओगे। यस कमांडर। अपने अपने पिस्तौल हमारे हाथों में थे। मैं आगे आगे चलने लगा। दरख्तों में अंधेरा था। मैं इस रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ था। जमीला की तलाश में एक बार यहाँ आ चुका था। मैं इन्हें मंदिर के धर्मशाला की दीवार के पीछे से होता हुआ पुजारी के कमरे की दीवार के बिल्कुल सामने शरीफे के दरख्तों के दरमियान ले आया। यहाँ से मैंने खालिद को कमरे की एक खिड़की दिखाई जहाँ रोशनी हो रही थी। मैंने कहा, ये पुजारी का कमरा है, यहाँ वो रात को शराब भी पीता है और दादे ऐश भी देता है। कमांडो खालिद ने पूछा, कमरे का दरवाज़ा किस तरफ है? दूसरी तरफ अनार के दरख्तों के दरमियान से गुजर कर सामने आ जाता है। वहाँ रात को पुजारी के 2 बॉडीगार्ड मौजूद होते हैं जो मुसल्ले होते हैं। कमांडो खालिद ने अपने मुजाहिद को पीछे आने का इशारा किया और वो मेरे साथ शरीफे के 5-6 फीट ऊंचे झाड़ीनुमा दरख्तों के दरमियान से होता हुआ पुजारी के कमरे के अकब में आ गया। यहाँ हमें पुजारी के कमरे के दरवाजे पर जलता बल्ब नजर आ रहा था। इसकी रोशनी में 2 आदमी बेंच पर बैठे सिगरेट पी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। मैंने कमांडो खालिद से कहा, यह दरवाज़ा कमरे की डीओडी का दरवाज़ा है। ये रात को अंदर से बंद कर दिया जाता है। डीओडी में पुजारी के खास कमरे का दरवाज़ा है, जाहिर है वो भी अंदर से बंद होगा। हमें इन दोनों दरवाज़ों को खुलवाना होगा। कमांडो खालिद बोला, ये भी हो जाएगा, पहले इन दोनों गार्ड्स को ठिकाने लगाना है। इसने अपने मुजाहिद को इशारा किया। मुजाहिद के हाथ में भी पिस्तौल था जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था, जिसकी वजह से फायर के धमाके की आवाज़ नहीं होती थी। वो इशारा मिलते ही दाएं जानिब अंधेरे में गायब हो गया। मैंने कमांडो खालिद से कहा, यहाँ हम पिस्तौल का फायर नहीं करेंगे। मैंने कमांडो चाकू निकाल कर इसे दिखाया और कहा, मैं इन्हें बड़ी आसानी से ज़िबा कर लूँगा। कमांडो खालिद कुछ कहने लगा तो मैंने इससे खामोश रहने का इशारा किया और इसके कांधे को ज़रा से दबाकर बाएं जानिब झलक कर चलने लगा। कमांडो खालिद भी मेरे साथ इसी तरह चलने लगा। पुजारियों के मकान के दरवाजे से कोई 20 फीट के फासले पर दाएं जानिब होकर हम अलग अलग होकर अनार के दरख्तों में छुप गए। हमें दोनों पहरेदार पुजारियों की बातें करने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मुझे सिगरेट की बू आई जिसमें चरस की बदबू भी शामिल थी। दोनों पहरेदार चरस पी रहे थे। इस हालत में वो बड़ी आसानी से मेरा शिकार बन सकते थे। मैंने जेब से पत्थर का एक टुकड़ा निकालकर जोर से अपने ज़रा सा आगे फेंक दिया। पत्थर का ये टुकड़ा मैंने इसी मकसद के लिए अपनी जेब में डाल रखा था। पत्थर गिरने से शोर पैदा हुआ तो एक पहरेदार ने इस तरफ देखा। कौन है वे इधर? दूसरा बोला, कोई बिल्ली कुत्ता होगा। पहले ने कहा, अरे नहीं रे, मुझे तो कोई बाहर का आदमी लगता है। मैं हैरान हुआ कि इसने ये कैसे अंदाज़ा लगा लिया। मैं फ़ौरन अलर्ट हो गया। कमांडो खालिद मुझसे थोड़े फासले पर झाड़ियों में छुप कर बैठा था। मुझे मालूम था कि हमारा मुजाहिद साथी भी हमारे आसपास हमारी हिफाजत में मौजूद है। पहले वाले पुजारी जिसने कांधे पर दोनारी बंदूक लटका रखी थी उठकर हमारी तरफ आया। वो चरस के नशे में था। इस नशे की वजह से इसको इतना भी याद न रहा
कि अगर वो किसी बाहर के आदमी को पकड़ने आया है तो इसे बंदूक अपने हाथों में रखनी चाहिए थी। वो बोला, कौन है वे इधर? इसकी आवाज़ें देता हमारे बिल्कुल करीब आ गया। मैं इस तरफ होकर एक जाविये से होकर बैठ गया। मैंने कमांडो खालिद को इशारा कर दिया, इसको मैं संभाल लूँगा। जहाँ हम पीछे छुपे हुए थे वहाँ अंधेरा था। जो आदमी जो दुबला पतला सा था मेरे बिल्कुल करीब कोई 2 फीट के फासले पर खड़ा अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था और साफ लग रहा था कि वो नशे की हालत में है। इसने वहीं से अपने साथी को आवाज़ दी, अरे मोंगिया रे, यहाँ तो कोई भी नहीं रहे, और ख़ुद ही हंसने लगा। दूसरे पहरेदार पुजारी ने दूर ही से आवाज़ दी, अरे आ जाइयो वापस रे, तू तो पागल हो गया है नशे में। जैसे ही पुजारी वापस मुड़ने लगा मैं इसकी घात में था। कमांडो चाकू मेरे सीधे हाथ में था। मैंने उछल कर बाएं हाथ से इसका मुंह को पूरी ताकत से बंद कर दिया था कि वो कोई आवाज़ न निकाल सके, और दाएं हाथ से पकड़ा हुआ चाकू एक झटके के साथ इसके हलक पर फेर दिया। इसका नरखरा बोलने लगा। मैंने इसे परे गिरा दिया। इस कमबख्त के नरखरे से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें निकलने लगी। इन आवाज़ों को सुनकर दूसरा पहरेदार खड़ा हुआ और बोला, अरे मोंगिया, क्या हुआ रे? जैसे ही वो आगे बढ़कर अनार के दरख्तों के अंधेरे में आया, इसे हमारे मुजाहिद ने वहीं दबोच लिया। मैंने इसे ज़मीन पर इस तरह गिरते देखा जिस तरह दरख्त का कटा हुआ टहना गिरता है। हमारा मुजाहिद इसके साथ ही अंधेरे में रोपोश हो गया। कमांडो खालिद ने भी ये मंजर देख लिया था। इसने मुंह से हल्की सी सीटी की आवाज़ निकालकर मुझे दरवाजे की तरफ बढ़ने का सिग्नल दिया। हम दरवाजे के पास आकर बैठ गए। मुश्किल ये थी कि हम पर दरवाजे के ऊपर जलते बल्ब की सीधी रोशनी पड़ रही थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। हमारे पास वक़्त नहीं था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया तो कमांडो खालिद मेरा बाजू पकड़कर मुझे रोशनी से अनार के दरख्तों की तारीकी में ले गया। इसने सरगोशी में कहा, इस तरह काम ख़राब हो जाएगा, हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। मैंने सरगोशी में जवाब दिया, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। पुजारी का कमरा दूसरी मंजिल पर है। पुजारी के कमरे की खिड़की हमें नज़र आ रही थी। कमांडो खालिद ने आहिस्ता से कहा, मेरे साथ आओ। हम खिड़की के ऐन नीचे आ गए। वहाँ दीवार के साथ लोहे का एक पाइप दीवार के साथ चिमटा ऊपर छत से नीचे आ रहा था। शायद ये बारिश के पानी के निकास के लिए लगाया गया था। कमांडो खालिद ने आगे बढ़कर पाइप का जायजा लिया। यहाँ दीवार की ओर थी और हम रोशनी में नहीं थे। मेरे देखते ही देखते कमांडो खालिद ने पाइप पर अपने हाथ और पाँव जमाए और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मैं भी इसके पीछे पाइप को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने में लग गया। पाइप के साथ थोड़े थोड़े फासले पर क्लिप लगे हुए थे, यहाँ हम अपने पाँव टिका सकते थे। खालिद आगे था। वो खिड़की के पास जाकर रुक गया। खिड़की खुली थी। आगे बारीक सा पर्दा गिरा हुआ था। कमांडो खालिद ने अंदर झांक कर देखा और फिर कमाल जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए वो कमरे के अंदर कूद गया। मैं समझ गया कि कमरा खाली था। मैं भी पाइप को पकड़ कर ऊपर आया और खिड़की में से झांक कर देखा। कमांडो खालिद ने हाथ हिलाकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं भी खिड़की से अंदर कूद गया। कमरा छोटा सा था और वहाँ कोई इंसान नहीं था। कुछ बोरियां और पुराना फर्नीचर इधर उधर पड़ा था। मैंने कमांडो खालिद के कान में सरगोशी की। मेरे ख्याल में पुजारी देवगिरी का यही कमरा है। इसने सरगोशी में कहा, यहाँ कोई नहीं है, आगे चलते हैं। कमरे में एक और दरवाज़ा था जो बंद था। हम इस दरवाजे के करीब गए तो दूसरी तरफ से हल्की आवाज़ें सुनाई दी। एक मर्द और एक औरत की आवाज़ थी। औरत सिसकियाँ भरते हुए कुछ कह रही थी जो समझ में नहीं आ रहा था। हम दरवाजे में किसी दुर्ज को तलाश कर रहे थे। आखिर एक जगह छोटा सा सुराख मिल गया। मैंने सुराख के साथ आंख लगाकर देखा। दूसरे कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था जिस पर बड़ा पुजारी देवगिरी नीम दराज था। इसने पहलू में एक औरत को लिटा रखा था जिसके बाल खुले थे और जिस्म के गिर्द एक चादर लिपटी हुई थी। चादर में इसका उरियां बदन जगह जगह से दिखाई दे रहा था। भारत की इस इलाके में मौसम वैसा सर्द नहीं था जैसा दिल्ली और भोपाल में था। मैंने कमांडो खालिद को ये मंजर दिखाया तो इसके कान में कहा, यही हमारा टॉरगढ़ पुजारी देवगिरी है। औरत सहमी हुई थी और डरते डरते सिसकियां भर रही थी। साफ लग रहा था कि अय्याज पुजारी के आदमी इस औरत को किसी गांव से उठाकर ले आए हैं। कमांडो खालिद ने पीछे हटकर दरवाजे को जरा सा अंदर को दबाया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। पिस्तौल हमारे हाथों में थे। मैंने कमांडो खालिद के कान के करीब मुँह ले जाकर कहा, तुम एक तरफ हट जाओ, ये मेरा शिकार है। कमांडो खालिद दरवाजे की एक जानिब होकर बैठ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर अंदर से पुजारी देवगिरी ने एक रख्त आवाज़ में पूछा, कौन है? मैंने आवाज़ में आजी पैदा करते हुए कहा, महाराज मैं हूँ मोंगिया। मैंने एक पहरेदार को मोंगिया के नाम से अपने साथी को पुकारते सुन रखा था। अंदर से देवगिरी ने और ज़्यादा गुस्सीली आवाज़ में कहा, यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, महाराज बड़े स्वामी महाराज भोपाल से आए हैं। वो हमारी ड्योढ़ी में खड़े हुए हैं। मुझे बड़े पुजारी के बिड़बिड़ाने और गालियां देने की आवाज़ आई। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते कदमों की आवाज़ आई।
मैंने कमांडो खालिद को अलर्ट किया और पिस्तौल का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया। अंदर से कुंडी उतरी, फिर दरवाजे का एक पट खुला। मेरे सामने मेरी इज्जत से खेलने वाला मेरा दुश्मन खड़ा था। मेरी शक्ल देखकर इसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो आवाज़ निकालने ही वाला था, मगर मैंने इसे इतनी मोहलत न दी। मेरे पिस्तौल की नाली में से एक के बाद दीगरे 2 गोलियां निकली। एक गोली इसके दिल में और दूसरी इसकी खोपड़ी को चीरती हुई दूसरी तरफ निकल गई। पुजारी धड़ाम से आगे को गिर पड़ा। कमांडर खालिद और मैं जल्दी से कमरे में घुस गए। पलंग पर लेटी औरत खौफ के मारे कांप रही थी। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ दूसरे आदमी कहाँ है? इसने नफी में सर हिलाया। खौफ के मारे इसकी आवाज़ें नहीं निकल रही थी। मैंने कमांडो खालिद की तरफ देखा। इसने आहिस्ता से कहा, निकल चलो, हमने टारगेट मार दिया है। मेरा ख्याल था कि शायद साथ वाले कमरे में इस बदमाश के दूसरे साथी भी हों और हम इनका भी काम तमाम करते जाएं, लेकिन कमांडो खालिद मजीद ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। इसकी वजह जाहिर थी कि हम जिस शख्स को हलाक करने आए थे, इसकी लाश दरवाजे पर पड़ी थी। हम दौड़कर दूसरे कमरे में आ गए। वहाँ से हम पाइप के ज़रिए नीचे उतरने लगे। खुदा जाने वो कौन था जिसने हम दोनों को पाइप के ज़रिए दीवार से उतरते देख लिया था। एक आवाज़ एक तरफ से आई, कौन हो तुम? हम एक सेकंड के लिए बिना रुके और नीचे उतरने के बजाय हमने पाइप छोड़ दिया और नीचे छलांग लगा दी। हम आधे से ज़्यादा नीचे उतर चुके थे। नीचे गिरते ही हम वहीं बैठ गए। दूसरी बार किसी के हमारी तरफ तेज़ तेज़ दौड़ने की आवाज़ आई। इसके बाद ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई नीचे गिर पड़ा हो। इसके साथ ही खामोशी छा गई। दरख्तों के अंधेरे में से एक इंसानी साया झुककर चलता हमारी तरफ बढ़ा। मैं पिस्तौल का फायर करने ही वाला था कि कमांडो खालिद ने मेरा हाथ नीचे कर दिया और मुंह से ख़ास किस्म की सीटी की हल्की सी आवाज़ निकाली। एक ही आवाज़ इस तरफ से भी आई थी जिस तरफ से ये इंसानी साया हमारी तरफ बढ़ रहा था। फिर एक आदमी दबे पाँव चलता हमारे पास आकर बैठ गया। ये अपना मुजाहिद था। इसने सरगोशी में कहा, मैंने इसे ख़त्म कर दिया है। कमांडो खालिद ने पूछा, कोई और आदमी तो नहीं है? इस तरफ नहीं है सर। कमांडो खालिद ने मेरा बाजू पकड़ कर कहा, करमदाद अब वापस चलो। हम जिस तरफ से आए थे इस तरफ को वापस चल पड़े। हमारा मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया था। ये कोई ऐसा मुश्किल मिशन नहीं था। एक अकेले आदमी को कैफरी किरदार तक पहुंचाना था। वो आदमी कोई कमांडो टाइप का नहीं था, मुसल्ले भी नहीं था। बड़ी आसानी से इसे मार लिया था। फायर का धमाका भी नहीं हुआ था कि वहाँ दूसरे पुजारी बेदार हो जाते। अगर बेदार हो भी जाते तो वहाँ के पुजारी महादेव के आश्रम की तरफ मुसल्ले नहीं थे। हमारे कमांडो मुजाहिद इलाके में मौजूद थे। वो इन्हें आसानी से काबू कर सकते थे। हमारे पास काफ़ी असलहा था। रात की तारीकी में हम सनताबली के नाग मंदिर की हदूद से बाहर निकल आए। इस मंदिर में महादेव के आश्रम वाले मंदिर की तरह जहरीले सांप रात को घूम फिर कर पहरा नहीं देते थे। इनका ख़तरा भी नहीं था। सांप मुझे तो कुछ नहीं कह सकते थे। वो तो मेरे जिस्म से निकलने वाली बू से दूर भाग जाते थे। सनताबली के जंगल की सरहद पर हमारे दूसरे मुजाहिद भी साधुओं के भेष में थे। हमें मिल गए। इनके थैलों में दस्ती बम, बारूदी सुरंगें और दूसरा असला भरा हुआ था जो उन्होंने कांधों पर लटका रखा था। कमांडो खालिद ने यहाँ एक मीटिंग की और अपने मुजाहिद साथियों को हुक्म दिया कि वो अलग होकर कल शाम तक झांसी रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में पहुँच जाएं। वो हुक्म पाकर चले गए। कमांडो खालिद ने मुझसे कहा, इस वक्त हमें देवगढ़ स्टेशन तक कोई बैलगाड़ी नहीं मिलेगी, हमें पैदल ही जाना होगा। क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा, बिल्कुल तैयार हूँ। हम खेतों में से गुजरती एक पगडंडी पर हो गए। रात की तारीकी चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने खालिद से कहा, कमांडर, हमारा दूसरा मिशन इतना आसान नहीं होगा। कमांडो खालिद को मैंने सब कुछ बता दिया हुआ था कि महादेव के आश्रम में इसके सपेरे फौजियों की पूरी पलटन मौजूद है और इसके पास असले का भी काफ़ी ज़ख़ीरा है और जिस खूनी जंगल से हमें गुजर कर जाना होगा इसमें आदमखोर दरख्तों के अलावा खूनखार मगरमच्छ और दलदले और जहरीले सांप भी हैं। ये सारी बातें कमांडो खालिद के जहन में थी। वो मेरी बात सुनकर खामोशी से चलता रहा। फिर कहने लगा, अगले मिशन के लिए हमें बाकायदा एक मंसूबा बनाना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर हम मुजाहिद साथियों को भी साथ ले गए तो वो जहरीले सांपों और आदमखोर दरख्तों से अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। मेरा मशवरा यही है कि हम अपने मुजाहिदों को खूनी जंगल से बाहर ही किसी जगह बिठा दें और हम दोनों आगे जाएं। मेरे जिस्म की बू सांपों, मगरमच्छों और आदमखोर झाड़ियों और दरख्तों की शाखों को मुझसे दूर रखेगी। इसकी वजह से तुम भी महफूज हो जाओगे, लेकिन अपने मुजाहिद साथियों के लिए वहाँ ख़तरा होगा। वो मेरे साथ साथ सारा वक्त नहीं चल सकेंगे। ज़रा अलग हुए तो इन्हें कोई ना कोई सांप किसी न किसी तरफ से आकर डस लेगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।